नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज डीएनए के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल, जिसे डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, इसका प्रतिपादन 1953 में किसने किया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने किया था। JD वाटसन और क्रिक ने 1953 में किया था। डीएनए का कार्य क्या है? सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, यह डीएनए का कार्य है। आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी का नियंत्रण भी डीएनए करता है। डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की इकाई है जीन। ठीक है, जीन। आरएनए के निर्माण में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा आरएनए सहायता करता है? आरएनए सहायता करता है। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, उसका क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का काम टीआरएनए करता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया। मैसेंजर आरएनए का क्या काम है? एमआरएनए का काम है केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करना। मैसेंजर आरएनए का काम है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबो शर्करा डीएनए में पाई जाती है। डीऑक्सीराइबो शर्करा। आरएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती है? राइबो शर्करा। आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। केंद्रक में भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा था? बिरचाउ महोदय ने देखा था। कोशिका में विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। एक असूत्री विभाजन, फिर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा है? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। 3 प्रकार का विभाजन होता है। देखिए, क्रोमेटिन किसका बना होता है? क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का क्रोमेटिन बना होता है। प्रोटीन और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का क्रोमेटिन बना होता है। दूसरा, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे और मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को कहते हैं गुणसूत्र, कहते हैं क्रोमोसोम। मानव में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम मानव में होते हैं। चिंपैंजी में 24 जोड़ी होते हैं। बंदर में 21 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में उपस्थित 2 परस्पर लिपटे महीन और कुंडलित सूत्र क्या कहलाते हैं? क्रोमिनेटा कहलाते हैं। मैट्रिक्स में उपस्थित 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र क्रोमिनेटा है। प्रत्येक क्रोमिनेटा क्या कहलाता है? अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। प्रत्येक गुणसूत्र कितने क्रोमेटिड्स का बना होता है? 2 क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड किस स्थान पर जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर में जुड़े होते हैं। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्रक में उपस्थित सघन गोल संरचना केंद्रिका कहलाती है। केंद्रिका में क्या काम होता है? केंद्रिका में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में डीएनए की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। डीएनए क्या होता है? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, टाई है। डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के क्षार होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, जिसमें ठीक है। आइए, एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होते हैं? ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 2 एडेनिन और थाइमिन के बीच। साइटोसिन गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। ठीक है।
थोड़ी सी जानकारी कोशिका के बारे में भी जान लेना चाहिए। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका की परिभाषा अगर पूछा गया तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। जीव द्रव्य का नामकरण 1829 में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? परकिंजे महोदय द्वारा किया गया था। पुरकिंजे। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका में केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। जीव द्रव्य में 99% भाग जिन 4 तत्वों से मिलकर बना है वह है ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। इसमें 81 हैं आपका अकार्बनिक, 19 कार्बनिक हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकमा, ये है सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। किस जंतु के अंडे की है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन स्वान ने किया था। 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन स्वान ने किया था। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक की क्या भूमिका होती है? मुख्य अभिकर्ता के रूप में केंद्रक की भूमिका होती है। वहीं कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणुओं और नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति में क्रमशः किसकी बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोटीन की बनी होती है तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, वह सेलुलोज की बनी होती है। क्रमशः किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की व सेलुलोज की। यूकैरियोटिक कोशिका देखिए सेलुलोज की बनती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनती है। सीधी सी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER किस कोशिका में उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होता है? 80S प्रकार का होता है। 70S उसमें होता है प्रोकैरियोटिक में। गाल्गी किस कोशिका में उपस्थित होता है? गाल्गी बॉडीज यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। आइए, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल किस कोशिका में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में DNA किस रूप में पाया जाता है? पूर्ण विकसित तथा दोहरे सूत्र में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने जंतु होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने तंतु होते हैं? 11 तंतु होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? लिंग प्रजनन पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का विभाजन यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? देखिए, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA किस रूप में पाया जाता है? एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डबल सूत्र में, डबल हेलिक्स मॉडल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने तंतु होते हैं? केवल 1 तंतु होते हैं, उसमें 11 तंतु होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है श्वसन। वहाँ क्लोरोप्लास्ट के द्वारा श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होता है। यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका के लिए किस प्रकार सहायक होती है? तो कोशिका भित्ति का कार्य समझ लीजिए।
को एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति काम करती है। कोशिका के सभी अवयव जिस झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं उसे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर जाने और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। सेंट्रोसोम तारककाय सेंट्रोसोम की खोज बाबेरी ने की थी। तारककाय किन कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में तारककाय पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है? सेंट्रियोल ध्रुव का निर्माण करते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, का क्या काम है? तो अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है वसा और प्रोटीन का संचरण करना। वसा प्रोटीनों का संचरण करना। अंतः प्रद्रव्य जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे लगी छोटी कणिकाएं क्या कहते हैं? उसे राइबोसोम कहते हैं भैया। सर्वप्रथम 1953 में पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को किस वैज्ञानिक ने देखा? रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम को पादप कोशिका में देखा। 1955 में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को किसने देखा? जी.ई. पेलाडे ने देखा था। वहीं राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? स्थान कौन प्रदान करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। स्तनियों के किस रुधिर कण में राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती? लाल रुधिर कण में राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा की गई थी। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया? तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कोशिका में श्वसन स्थल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। गाल्गी बॉडी की खोज गोल्गी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्गी बॉडी की खोज की थी। कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गाल्गी बॉडी को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम आत्महत्या के थैले हैं कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम का क्या काम है? बाहरी पदार्थों का भक्षण करना, पाचन करना। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आत्मघाती थैले या फिर आत्महत्या के थैले किसे कहा जाता है? इसी लाइसोसोम को कहा जाता है। स्तनधारियों की किस रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता? लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लवक कहाँ पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं। लवक माने प्लास्टिड। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के लवक होते हैं। हरित लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक। किस लवक की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? हरित लवक की सहायता से, क्लोरोप्लास्ट की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न भाइयों बहनों, पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है? पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण पीला रंग हो जाता है। भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला लवक कौन सा है? अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में, भूमिगत तनों में अवर्णी लवक पाए जाते हैं। वर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में, फल भित्ति में, बीज में आदि में। टमाटर का रंग किस वर्णी लवक के कारण लाल होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? बीटानिन चुकंदर में पाया जाता है। बीटानिन। कोशिका की निर्जीव रचना क्या है? रसधानी। कोशिका की निर्जीव रचना रसधानी वैक्यूल्स कहते हैं। रसधानी।